खा चुके, उस पर चर्चा कर चुके। बिहार में आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में अब वहां जो खिचड़ी पक रही है उसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आते हैं अजीत पवार, शिंदे गुट, उनका जो दोनों अलग अलग है। इन सबको देखा जाए, बीजेपी को देखिए आप, बीजेपी कितना यहां कंफर्टेबल है, जरा यहां से चर्चा की शुरुआत करें। और क्या आपको लगता है कि यहां कहीं ना कहीं इंडिया एज में है, इंडिया ने अपनी रणनीतियां तैयार कर रखी हैं? आएंगे थोड़ा इसके आगे जब बढ़ेंगे दूसरे राउंड में, तो परसों से जो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है 22 तारीख से, उस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा। लेकिन अभी तक जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा, अभी क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? राजीव जी, पहली बात तो बीजेपी के अंदर बहुत आपाधापी मची हुई है, और वो आपाधापी इस बात को लेकर है कि हार के असली कारणों की विवेचना कोई नहीं करना चाहता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एलिफेंट इन द रूम, किसी को दिख नहीं रहा है, और वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तो मोदी जी के सबका विकास सबका साथ पे ही जो है उंगली उठा दी, फिर उनको जवाब दिलवाया गया माइनॉरिटी सेल की तरफ से। शुभेंदु अधिकारी क्यों कह रहे हैं ये? शुभेंदु अधिकारी इसलिए कह रहे हैं कि विवादित बयान कि हम उन्हीं को सर्व करेंगे, उन्हीं की सरकार होगी जो हमारा समर्थन करेंगे, हम उनका ही काम करेंगे। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी अध्यक्षता में जबरदस्त नाकामी हासिल हुई है बीजेपी को वेस्ट बंगाल में जी। तो वो अपना हिस्से का जो जवाबदेही है वो उन्होंने सरकार दी मोदी जी के ऊपर। यही काम लखनऊ में हो रहा है कि दिल्ली वाले अपनी जिम्मेदारी सरकार रहे योगी आदित्यनाथ पे, और बड़े स्पॉन्सर्ड तरीके से ये कहा गया कि अधिकारियों ने साथ नहीं दिया तो क्या, अब अधिकारियों के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे वहां पे, या तमाम सारे कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें कुल मिला के ये हुई कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जिम्मेदार है, यानी मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। और आरएसएस लगातार मोदी पर इशारा कर रही है, एरोगेंस, नॉन बायोलॉजिकल, तमाम सब बातें सीधे तरीके से नहीं कह रहे। तो बीजेपी के अंदर बड़ी हड़कंप ये मची हुई है कि हार के कारण क्या है, और खासकर उत्तर प्रदेश। मतलब तो कॉमेडियन भी इस पे बात करने लग गए हैं अयोध्या की हार पे। तो अयोध्या की हार जो है वो बीजेपी अभी भी समझ नहीं पा रही है कि वो कितनी बड़ी हार है, और उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। एक बड़ा वोट शेयर शिफ्ट हुआ, 8% तो बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ, सीटें तो गई हैं आधी के करीब, लेकिन वोट शेयर शिफ्ट हुआ है 8%। वो वोट शेयर जो शिफ्ट हुआ है वो बहुत सा वोट शेयर तो कांग्रेस की वजह से हुआ है, और बहुत सा जो है वो समाजवादी पार्टी और दूसरे जो लोग आए उनके साथ उसकी वजह से हुआ। ये जो नया वोट शेयर है उसी का परिणाम अयोध्या का रिजल्ट है। और अभी वहां पे नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाना है, क्योंकि अब अखिलेश यादव आ गए दिल्ली। उस नेता प्रतिपक्ष में भी अखिलेश यादव की तरफ से मुझे लगता है कि बहुत राजनीतिक सूझबूझ होगी, और वो एक संदेश देंगे वहां पे, और वो 10 जो विधानसभा के चुनाव उसके पहले ही होगा, और उसके पहले होगा तो एक और मुश्किल होगी। तो बीजेपी अभी भी हार के कारणों का सही विवेचना नहीं करने की स्थिति में है, क्योंकि इशारा जाएगा कि ब्रांड मोदी फीका पड़ गया जी। इसलिए बीजेपी नहीं करना चाहती है इसको, या आरएसएस। तो ये बीजेपी के अंदर अभी ये चल रहा है। जहां तक बात महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में आरएसएस के 2 मैगजीन्स या पब्लिकेशंस अजीत पवार पर निशाना लगा चुके हैं कि ये जो है गलत हुआ फैसला, उनको साथ में लेना, वो लायबिलिटी है।
वो बोझ है। और ये लगातार कैंपेन वहां पे बीजेपी के अंदर आरएसएस की तरफ से भी चल रहा है अजीत पवार के खिलाफ। जी। लेकिन जो दूसरा बड़ा कारण है, जो महाराष्ट्र की जो जो हम लोग भी लोकसभा के इलेक्शन में गए थे, वो कारण वहां मौजूद है कि जो पार्टियां की तोड़फोड़ की है मोदी और अमित शाह ने, इसका बहुत खराब संदेश पूरे महाराष्ट्र में गया और इसका रिफ्लेक्शन विधानसभा में भी होगा, निश्चित तौर पे होगा। दूसरी बात, जो उद्धव ठाकरे ने भी कहा, मुंबई की सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है और उद्धव ठाकरे ने जो धारावी को लेकर कहा है, इसका बड़ा इम्पैक्ट जाए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी धारावी का मुद्दा उन्होंने उठाया था और अडानी का ही मुद्दा उठाया था। गए भी थे वो गए भी थे। गए, जी जी, वही वही। तो इसलिए, और उन स्पॉट्स पे हम लोग गए थे जब हम मुंबई गए थे, तो अडानी का मुद्दा वो लोगों लगातार उठाते रहे वहां पे। इन सब चीजों का महाराष्ट्र के इलेक्शन में बहुत इम्पैक्ट होगा और मोदी साहब कैंपेन करेंगे, मोदी साहब फिर शरद पवार पे टारगेट करेंगे, उद्धव ठाकरे पे टारगेट करेंगे और उसका उल्टा असर वहां पे होगा। तो महाराष्ट्र हो चाहे कांवड़ यात्रा को लेकर हो रहा है, कांवड़ यात्रा के ऊपर भी राजीव जी जो हो रहा है वो केवल वही है कि जो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी हार हुई है उसको ढकने छुपाने का काम हो रहा है और कुछ नहीं है। और इससे प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसकी सीधी जिम्मेदारी तो बीजेपी और योगी सरकार की है ही। मैं मानता हूं कि इसकी सीधे जिम्मेदारी मतदाता भी तय करेगा, जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी और चिराग पासवान की पार्टियों की। केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा। आपने बयान दिया, लोग मान जाएंगे कि आप विरोध कर रहे हैं जी। तो इसलिए बीजेपी बड़े चारों तरफ से अभी फंसी हुई है और इनको, बीजेपी को ये मानना पड़ेगा, ऑनेस्ट रिव्यू करना पड़ेगा, बंद कमरे में करना चाहे कि ब्रांड मोदी अब वो काम नहीं कर पा रहा है जो कर रहा था। और वो जब तक नहीं मानेंगे बीजेपी का संकट और गहरा होता जाएगा। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, मैं बीजेपी एनडीए की सरकार को थोड़ी देर के लिए किनारे करूं, क्योंकि ब्रांड मोदी जिसको कहा जाता था वो कहाँ है आज की तारीख में? क्या वो बीजेपी को वापस वहां पहुंचा सकता है जहां बीजेपी 2024 के इलेक्शन के पहले थी? तो उसका जवाब होगा कि नहीं पहुंचा सकते। गर्ग साहब ने एक बार कहा था कि वो इरिवर्सिबल है, वो वापस वहां नहीं आ सकता। तो अब उनके साथ देखिए पिछली बार क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। मैं 2-4 घटनाएं की चर्चा करना चाह रहा हूं। मुकेश अंबानी 10 जनपद जाते हैं इन्विटेशन लेकर और उसी दिन राहुल गांधी अपने पहले से तय किए हुए प्रोग्राम मजदूरों के साथ चले जाते हैं, वो वहां रुकते नहीं है। उसके बाद वो उनकी शादी में भी नहीं जाते, उनके बेटे की शादी में राहुल गांधी नहीं जाते। बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया। मोदी जी का वहां जाना और ये कहने के बाद जाना कि टेम्पो भर के कांग्रेस को पैसा दिया, मोदी जी के लिए वो बहुत खराब कदम था। उसने ब्रांड मोदी को नुकसान पहुंचाया कि एक जो ऑरा होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो, और किसी ने, दुनिया जान रही थी कि मुकेश अंबानी सोनिया गांधी के घर गए, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे इनवाइट किया था।
लेकिन वो चले गए। उसके बाद आप देखिए कि मोदी साहब वहां जाते हैं रक्षा। और दिक्कत कहाँ है राजीव जी? दिक्कत ये है कि ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, जो ब्रांड बिल्डिंग है, कि विदेश मंत्रालय तो कह रहा है कि हमने वॉर नहीं रुकवाई, लेकिन आपने विज्ञापन इशू कर दिया वॉर रुकवाने वाले पापा। अब आप जब मॉस्को में हैं, उसी वक्त सबसे बड़ा हमला अस्पताल में हो जाता है। पूरा नेटो, और नेटो की मीटिंग हो रही थी उसी वक्त, वो यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिम देश, सब आपके ऊपर, और खुद जेलेंस्की भी बयान दे रहा है। तीसरा बड़ा हमला मोदी ब्रांड पे योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। यानी जिसको कहते हैं ना, बिना बुलाए मुसीबत लेना, आप बैल मुझे मार। आपने उसको रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद आपने संदेश दे दिया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, और आप बेहद कमजोर कड़ी के ऊपर पूरा बैंक कर रहे थे, जिसको अमित शाह का करीबी बताया जाता है, स्वामी वो मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। जी। केशव प्रसाद मौर्य जो अपना चुनाव हार चुके विधानसभा का, इस लोकसभा चुनाव में सारी विधानसभाएं उस लोकसभा की वो हार गए। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को कैसे डिसलॉज कर पाते? ये मैसेज गड़बड़ चला गया। और अधूरी बगावत जो है वो बहुत खतरनाक होती है। तो योगी आदित्यनाथ ने ब्रांड मोदी को किया। अब योगी आदित्यनाथ मजबूत स्थिति में है कि उनको डिसलॉज करने का एक जो संदेश गया था, और वो जो पूरा ऑपरेशन चला, वो कामयाब नहीं हुआ। वहां से वो निकल कर आ गए। अब सेकेंड राउंड 10 विधानसभाओं के उपचुनाव के बाद होगा, जब होगा। तो ब्रांड मोदी जो है वो लगातार उनसे गलतियां हो रही है। कुछ भी नहीं बोले जब स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मच गई, 100 से ऊपर लोग मर गए हाथरस में। मणिपुर नहीं गए, तो तमाम आतंकवादी हमले हो रहे हैं। बहुत सारी बातें जो हैं वो एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों, जो कि जो इलेक्शन में डैमेज हुआ था, उसके बाद वो रिकवरी की जगह वो उल्टा हुआ है। और बीजेपी और आरएसएस के साथ मुश्किल ये है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। इन्होंने सारे अंडे मोदी साहब के बास्केट में रख दिए। अब उस बास्केट में अगर नीचे छेद हो जाएगा तो क्या होगा? वही हो रहा है। तो ये बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बड़ी क्राइसिस है। और ये इतनी बड़ी क्राइसिस है, जिस क्राइसिस में आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले राहुल गांधी थे कांग्रेस को लेकर। राहुल गांधी वहां से कांग्रेस को निकाल लाए। वो एक जिस तरीके का जो एफर्ट चाहिए, और जो रीथिंकिंग चाहिए, जो डिसरप्टिव फैसले चाहिए, वो मोदी साहब से उम्मीद है कि वो करें। लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बजट अभी आ रहा है। बजट की चर्चा आपने की। बजट में कुशन मिल गया है इनको। कुशन ये मिल गया कि आरबीआई एक डिविडेंड इशू कर देगा सरकार के नाम, तो थोड़ी बहुत वेलफेयर स्कीम्स आप उससे ले लेंगे, कुछ खर्चे कर लेंगे। लेकिन वो क्या रहा है कि जो इमीडिएट, यानी इकोनॉमी को भी आपने कर दिया एटीएम कार्ड की तरह, कि हम तुरंत रिलीफ दें, तुरंत हमको वोट मिले। तो जहां इलेक्शन हो रहा है वहां रिलीफ दें, और वहां से हम वोट ले लें। ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है इकोनॉमी में, उससे क्या हो रहा है कि आपका डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके पास कुशन नहीं है। लगातार दबाव आपके ऊपर कॉर्पोरेट का है, और कॉर्पोरेट को अगर आपने रियायत नहीं दी, तो कॉर्पोरेट के ऊपर ही तो आपकी पूरी इमेज टिकी हुई है। फिर तो वो
जी। मीडिया उसके पास है। तो ये तमाम तरीके की दिक्कतों में ब्रांड मोदी घिरा हुआ है, और इसलिए उनको, और अब देखिए कोई भी नया घोटाला उठता है, यूपीएससी आ गया, मनोज सोनी, जिनके बारे में कहा जा रहा है मोदी साहब के करीबी हैं, गुजरात से ही आते हैं, वही यूनिवर्सिटीज में उनको वाइस चांसलर बना दिया गया 40 साल की उम्र में। और ये बड़ा घोटाला अभी से अनर्थ होना शुरू हुआ है, और तमाम सोशल मीडिया पे नाम तैर रहे हैं किन किन लोगों ने ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले लिया, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए, कास्ट के फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए, विकलांगता के फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए, जिनके बारे में पूजा खांडेकर 12 अटेम्प्ट दिए उन्होंने सिविल सर्विसेज के, 12 अटेम्प्ट। तो इस तरीके के घोटाले अगर आएंगे राजीव जी, और उसका भी नाम मोदी जी से जुड़ गया, तो जो ब्रांड मोदी है उसको बीजेपी को संभालना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। और उसको संभालने में बहुत सारे जो इश्यूज है वो निकलते जाएंगे। तो बजट तो एक, अभी जब बजट आएगा तो हम देखेंगे कि उसमें कौन से इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं, और सबसे बड़ा इशू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है।